स्टडी पॉइंट. Once again I'm back with a new video. और आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन की. So as you can see that I have already drawn a diagram. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्राम की कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी. और हमारे सिलेबस में क्या है? किडनी. तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज किडनी, where it is located and how it perform the functions. Later on we will be discuss about the structural and functional unit of kidney is nephron. How the nephron perform the urine formation. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं with the help of this diagram. So you can see I have already drawn a diagram और यहाँ पे मैंने कुछ लेबलिंग्स भी मेंशन कर रखी हैं. This one is aorta, this is renal vein, this is renal artery, kidney, ureter, urinary bladder and urethra. Fine. तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे ये रेड कलर से और ब्लू कलर से दो कलर का यूज किया है. And in the previous session we have learned the supply for pure and oxygenated blood toward the kidney with the help of renal आर्टरी. तो इसको रेड से मेंशन कर रखा है, प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी. एंड रीनल वेन, तो रीनल वेन कैसा लेके जा रही है? ब्लू कलर से इसको मैंने मार्क कर रखा है. इट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नेक्स्ट दिस इज द ऑर्टा, जो एक मेजर सप्लाई लाइन है जो पूरे हार्ट से क्या कर रहा है? प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज किडनी. सो हम क्या करेंगे इस डायग्राम में जहां पे जो लेबलिंग मेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम वहीं लिख देंगे. दैट विल बी इजी टू रिकॉग्नाइज द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. फाइन. सो सबसे पहले आता है सवाल व्हाट इज किडनी. तो इट इज अ बीन शेप. तो देखिए आप देख सकते हैं कैसी है ये. इट इज अ बीन शेप. जैसे हम पल्सेस खाते हैं, राजमा खाते हैं, तो ठीक उसी शेप का है ये. कैसा है? बीन शेप. और कैसा होगा? रेडिश ब्राउन कलर में. कैसा होगा? रेडिश ब्राउन. तो कैसा है ये? बीन शेप रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है. फाइन. नेक्स्ट कैसा है ये? पेयर्ड है, क्योंकि देखिए एक किडनी ये है, एक किडनी ये है, तो एक पेयर होगा पूरा का पूरा किसका? किडनी का, हमारी बॉडी में. तो हम क्या कह सकते हैं? बीन शेप रेडिश ब्राउन पेयर्ड स्ट्रक्चर. फाइन. और कंप्रेस अगर हम इसे करें तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. तो ये कैसा है? चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन एब्डोमेन. कहां पे होगा? हमारे एब्डोमिनल पार्ट में होगा. तो अगर हम 3D का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो हमें कहां से दिखाई देगा? पीछे की तरफ से. तो ये जो हमारे रिब्स हैं, ठीक, यानी कि क्या है? वर्टिब्रीज है. तो जो सबसे लास्ट पेयर होगा वर्टिब्री उसके नीचे की तरफ होगा, जिसमें एक किडनी कैसी होगी? हल्की सी स्लाइटली ऊपर, और एक किडनी कैसी होगी? हल्की स्लाइटली नीचे. अगर किडनी के वेट की या शेप की बात करें तो वेट किडनी का क्या होगा? मेल्स में ज्यादा होगा और फीमेल्स में कैसा होगा? कम होगा. नेक्स्ट आता है हमारा रीनल आर्टरी. तो रीनल आर्टरी क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है? तो देखिए इट कैरी oxygenated blood to kidney. कैसा ब्लड कैरी करी है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनी. फाइन. इधर हमारी रीनल वेन. तो रीनल वेन क्या कर रही है? ये कैरी कर रही है इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनी. मींस अवे, यानी कि किडनी से लेके जा रही है. कहां पे? वापस हार्ट के पास. डीऑक्सीजनेटेड कैरी अवे, यहां पे हम अवे लिख सकते हैं.
कैरी अवे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किडनी। फाइन। नेक्स्ट देखिए, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हमें ये दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यूरेटर। फाइन, दिस इज यूरेटर, ये यूरेटर है, ये मैंने किडनी को मार्क कर रखा है, दिस वन इज द रीनल आर्टरी। फाइन, तो अब हम बात करेंगे यूरेटर की। तो यूरेटर देखिए क्या है, सो जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यूरेटर कैसा देखिए, पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। पाइपलाइन कह सकते हैं या ट्यूबलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां से, किडनी से शुरू हो रहा है और नीचे की तरफ यूरेथ्रा में मर्ज होता है। तो मींस हम कह सकते हैं कि ये यूरेटर जो है एक ऐसी सप्लाई है, ऐसी ट्यूबलर सप्लाई है जो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद उस यूरिन को कन्वे करेगी कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर के पास। तो ये क्या है, एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबलर स्ट्रक्चर। It is a tubular structure which convey the urine from kidney to urinary bladder. फाइन, किडनी से कहां ब्लड कैरी कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर के पास। फाइन, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये देखिए ब्लैडर कैसा है, ये अंदर से हॉलो है। तो कोई भी ऐसा मस्कुलर ऑर्गन जो हॉलो होता है उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इट इज अ सैक लाइक और अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कैसा है, इट इज अ हॉलो मस्कुलर, कैसा है, हॉलो, हॉलो मींस खोखला है अंदर से, हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग, स्टोर करेगा किसको, फॉर स्टोरिंग द यूरिन, यानी किसको करता है, ये यूरिन को होल्ड करके रखता है। ओके, तो देखिए जैसे किडनी क्या होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे यूरिन फॉर्म करती जाती है वो यूरिन धीरे 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 इस यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता जाता है। जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो यहाँ पे वॉल्व्स लगे होते हैं और वो वॉल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और ये यूरिन हमारी बॉडी से वाया यूरेथ्रा कैसा हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक, और ये वॉल्व तब तक नहीं खुलता जब तक ये यूरिनरी ब्लैडर भर नहीं जाता। फाइन, तो ये एक कैसा है, ये एक ट्राइगोनल टाइप का आप देख सकते हैं, बिल्कुल तिकोना है, ये इन्वर्टेड पीयर शेप स्ट्रक्चर भी है, हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग द यूरिन। नेक्स्ट आता है हमारा इन द लास्ट इज यूरेथ्रा। व्हाट इज यूरेथ्रा? तो यूरेथ्रा देखिए, अगर हम यूरेथ्रा की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 10th क्लास में, तो उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे क्या है, पेनिस। तो पेनिस क्या है, एक यूराइनोजेनाइटल सिस्टम है, यानी कि एक कॉमन पैसेज है, एक कॉमन पाथवे है, किसके लिए, यूरिन के डिस्चार्ज के लिए और स्पर्म के डिस्चार्ज के लिए। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में दोनों ट्रैक कैसे हैं, सेपरेट हैं। यूरिन के डिस्चार्ज के लिए एक अलग ट्रैक है और रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग ट्रैक है। तो यूरेथ्रा क्या हो गया, यूरेथ्रा इज अ पाथवे और अ पैसेज फॉर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। तो कैसा है, पैसेज फॉर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। तो बॉडी से यूरिन को बाहर कौन निकाल रहा है, यूरेथ्रा निकाल रहा है। फाइन, अब देखिए नेक्स्ट जैसे हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी टेक्स प्लेस, कि किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेफ्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट आर नेफ्रॉन्स, क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एंड हाउ, एंड वी विल बी स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म दैट हाउ द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन किडनी। फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ नेफ्रॉन। ओके, सो किडनी के स्ट्रक्चर के बाद अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, दैट हाउ।
द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन किडनी। फाइन, तो हमारा हेडलाइन आ गया यूरिन फॉर्मेशन। ओके, यूरिन के फॉर्मेशन में हमें 3 चीजों को स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ओके, सेकंड नंबर पे आता है हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड वन आता है हमारा ट्यूबुलर secretion. Fine. So these are the 3 major events which takes place in the nephron of the kidney. Okay? और इन 3 events का रिजल्ट है यूरिन फॉर्मेशन। ये 3 इवेंट होंगे। फाइन, तो ये 3 इवेंट होंगे जिसका रिजल्ट क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। ओके, सो एज अभी मैंने एक टेक्निकल टर्म आपके सामने यूज किया था जिसका नाम था नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेफ्रॉन की और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नेफ्रॉन। सो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज नेफ्रॉन? सो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, इसका मतलब यह है कि जो किडनी है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से बनी होती है। जैसे जस्ट फॉर इमेजिन, अगर हम एक क्लॉथ का पीस लेते हैं, मींस कोई कॉटन क्लॉथ का पीस लेते हैं, तो वो कॉटन क्लॉथ क्या होता है? बहुत सारे थ्रेड से बना है। फाइन, अगर हम एक एक थ्रेड निकाल दें तो वो क्लॉथ कैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और वो बहुत सारे थ्रेड आपस में मिलके क्या बनाते हैं? क्लॉथ बनाते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारी कैसे है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि जो नेफ्रॉन, ये भी कैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपस में क्या होते हैं? मर्ज होते हैं। दे ऑल आर कंपाइल्ड टू फॉर्म किडनी। ये सब मिलके किडनी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट किडनी की नेफ्रॉन है तो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? हाउ मेनी नेफ्रॉन्स? यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ओके, तो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होंगे? 1 मिलियन। और पेयर ऑफ किडनी यानी कि 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे। और इंपॉर्टेंट बात देखिए इसके बारे में, एक और खास इंपॉर्टेंट बात हम याद रखते हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि वंस अ बेबी बॉर्न एंड ही रिसीव अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो जैसे एक बेबी बॉर्न होता है उसके अंदर क्या होता है? किडनी होती है। तो किडनी, अगर बेबी का साइज, बेबी कैसा होगा? छोटा होगा, तो उसकी किडनी भी कैसी होगी? स्मॉल साइज की होगी। लेकिन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इतने ही रहेंगे। एज वेल एज द बेबी ग्रोज, जैसे जैसे ग्रो करेगा उसके बॉडी में मेटाबॉलिक ग्रोथ होगी, और बॉडी की जो ग्रोथ होगी उससे क्या होगा? बॉडी का साइज इनलार्ज होगा। बॉडी का साइज इनलार्ज होने से किडनी का साइज भी इनलार्ज होगा। तो किडनी का साइज इनलार्ज होगा, बट नंबर ऑफ द नेफ्रॉन विल बी रिमेन सेम। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स चेंज नहीं होंगे। लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे किडनी ग्रोथ करेगी तो उनका साइज चेंज हो सकता है, बट नंबर ऑफ नेफ्रॉन विल नॉट बी चेंज। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेफ्रॉन्स। वंस अ नेफ्रॉन, अगर किसी रीजन से कोई एक नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो रीजनरेट नहीं करता है। वंस अ नेफ्रॉन डैमेज देन इट इज डैमेज, उसमें रीजनरेशन नहीं होगा। फाइन, नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितने टाइप्स के होते हैं? तो नेफ्रॉन्स के बारे में जो टाइप्स हैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एटलीस्ट वी मस्ट केम टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। पहला आता है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कितने होंगे? 85% होंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन। ये कितने होंगे? दे आर 15%। ये कितने होंगे? सिर्फ 15% होंगे। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ nephrons. So now we will be discuss about the ultrafiltration along with the diagram of nephron. Okay, so now I am going to draw the diagram of nephron, and you can also learn that how can you draw the diagram of nephron. So first of all हमें क्या बनाना है? एक इस तरह से C shaped स्ट्रक्चर बनाना है. फाइन. ओके, लेटर ऑन हम इसे क्या करेंगे? इस तरह से लाइक दिस. ओके, सो ये स्ट्रक्चर बनाना है. उसके बाद इस स्ट्रक्चर को नेक्स्ट कंटिन्यू करना है. और यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, थिन हो गया है और कॉम्पैक्ट भी हो चुका है. फाइन. अब हम इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे की तरफ कन्वे करते हैं. नेक्स्ट ही कैसा हो जाएगा? अगेन गेट ब्रॉडेड. Later on this will be proceed like this and this, और इसको हम जोड़ देंगे कलेक्टिंग डक्ट से. तो ये क्या है? ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया. अब क्वेश्चन आता है कि हम लेबलिंग को कैसे इसमें अरेंज करेंगे. फाइन. तो मैं थोड़ा सा ऊपर लाइफ प्रोसेस टॉपिक को मिटाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो हमारा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. फाइन. सो देखिए, नेक्स्ट व्हाट हैपन नेक्स्ट लाइक दिस एंड दिस. सो slowly and smoothly I am drawing the diagram because you can learn that how can draw the nephron. और बहुत इजी है. और कहां पे आपको क्या ध्यान रखना है ये भी मैं आपको डायग्राम के साथ साथ बताऊंगा. फाइन. सो नेक्स्ट यहाँ पे हम पोडोसाइट सेल्स बना लेते हैं. ये टफ्ट है कैपिलरी का, पूरा अंदर का अंदर. और इस टफ्ट को हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस. ओके, लाइक दिस and almost from here. So यहां पे आपको थोड़ा सा डायग्राम में एक ऑब्जर्वेशन करना है and keep remember. Fine. So almost the diagram is done. So this is the incoming pathway, this is the outgoing pathway. So first of all ये जो स्ट्रक्चर है कैसा है आप देख सकते हैं. इट इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर. और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बाउमेन कैप्सूल. और इस बाउमेन कैप्सूल के बॉर्डर पे यहाँ पे क्या है? पोडोसाइट सेल्स हैं. कौन से सेल्स हैं? पोडोसाइट सेल्स, यानी कि सेल ऑफ फिल्ट्रेशन. और क्या फिल्टर करेंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को फिल्टर करेंगे. ओके, लाइक दिस. यहां तक बना देना है. फिर आगे वाले सेल जो है वो पीसीटी के चेंज हो जाएंगे. फाइन. इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं लाइक दिस. और स्लोली पूरे सरफेस पे किसके? ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसे हमने बाउमेन्स कैप्सूल कह रहे हैं, यहां पे क्या कर देंगे? ऑलमोस्ट फ्रॉम. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ इट्स टर्म फॉर लेबलिंग. सो आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर टू मेंशन द लेबलिंग. सो देखिए ये क्या है? इट इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर. दिस इज बाउमेन्स कैप्सूल. बाउमेन्स कैप्सूल. ओके, इसके बाद ये अंदर की तरफ क्या है? इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी. कैपिलरी का क्या है? टफ्ट है, पूरा नेटवर्क है जिसे हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस.
Fine. This is glomerulus, and these are the podocyte cells. पोडोसाइट सेल्स हैं ये फिल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट मैंने आपसे बताया था ये इनकमिंग पाथवे है एंड दिस इज द आउटगोइंग पाथवे। इनकमिंग पाथवे को हम क्या बोलेंगे? अफरेंट आर्टरियोल। फाइन। अफरेंट मींस आने वाला, एक आने वाला पाथवे जहां से ब्लड आ रहा है, एंड दिस इज द आउटगोइंग पाथवे, इसे हम क्या बोलेंगे? efferent arteriole। efferent arteriole, arteriole। ओके, सो ये देखिए दोनों लेबलिंग हो गई। नेक्स्ट नाउ द टर्म फॉर दिस लेबलिंग, कि ये लेबलिंग क्या है? इस लेबलिंग को हम बोलते हैं PCT, मींस ये क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स। फाइन। उसके बाद ये जो हमारा ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे जो ये पाथवे है ये कैसा ब्रॉड है और सडनली कैसा हो गया? नैरो हो गया, एंड दिस नैरो पाथवे इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। ऑन द नेम जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप भी कह सकते हैं। इसके दो पार्ट हैं, ये देखिए दिस वन इज गोइंग टू डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब, एंड दिस वन इज गोइंग टू अपवर्ड, इसे हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम्ब। तो ये क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब, फाइन, एंड दिस वन इज ascending limb। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा DCT। DCT मींस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड tubules, and in the last this is collecting duct। ओके, सो ये है टिपिकल डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक डायग्राम है और जिसमें मैंने सारी लेबलिंग को मेंशन किया है, और मैंने आपको बताया था कि यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ द 3 इवेंट्स। तो पहला इवेंट था हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो नाउ आई एम पुटिंग द हेडलाइन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इस डायग्राम की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, फाइन। सो देखिए अब हमें क्या करना है? सो वी जस्ट फोकस ओनली दिस पर्टिकुलर डायग्राम। हमें बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट और एफरेंट आर्टियोल्स पे ध्यान देना है। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में। फाइन। सो देखिए with the help of diagram, so you can easy to recognize that the afferent artery जो वैसल ब्लड लेके आ रही है इसका डायमीटर कैसा है? ज्यादा है, और ये जो वैसल ब्लड वापस लेके जा रही है इसका डायमीटर कम है। Fine. What does it mean? Simply we can learn with the help of the daily activities. Sometimes जब एक टैप से हम एक पाइप की सप्लाई लाइन को जोड़ते हैं, कोई भी एक रबड़ का पाइप है जो इजीली कैसा फ्लेक्सिबल हो, जब हम टैप से उसकी सप्लाई लाइन को जोड़ते हैं और उस पाइप को अगर हम आगे से थोड़ा सा पुश कर देते हैं, यानी कि ऐसे करके पुश कर देते हैं, मींस क्या हो जाता है? उसका रेडियस कम हो जाता है जहां से पानी बाहर आ रहा है। वो रेडियस कम होने की वजह से क्या होता है? वाटर का जो फ्लो होता है वो कैसा हो जाता है? फ्लो तेज हो जाता है। ओके, वाटर का फ्लो तेज हो जाता है। दूसरी खास बात कि जब वाटर का फ्लो तेज होगा और जहां से वो वाटर निकल रहा है, फाइन, इससे क्या होगा कि प्रेशर एक्सर्ट होगा किसके ऊपर? वेसल्स के ऊपर। तो देखिए एक डायग्राम और बनाता हूं मैं। सपोज दैट ये हमारी अफरेंट आर्टियोल है, ये देखिए कैसी है, काफी थिक है, और ये सडनली आगे से कैसी हो गई? शॉर्ट हो गई। फाइन। तो अफरेंट आर्टियोल है ये, ए शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसको, और ये क्या है? ई ए। फाइन। अब
अफ्रंट में जब ब्लड आएगा और वो इस पूरी कैपिलरीज में क्या होगा, इस नेटवर्क में आएगा और यहां से निकलेगा, तो उतना अमाउंट एग्जिट नहीं हो पाएगा जितना एंटर हुआ है। तो यहां पे कैसा है, यहां पे देख सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम कि डायमीटर कम होने की वजह से इसमें जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, इस वेसल की वॉल के ऊपर। फाइन, जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो एज वी नो कि दैट हम लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो लिविंग सिस्टम में किससे बना है, सेल से बना है। तो यहां पे जो सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। वो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, ब्लड को इसके अंदर रहने देगी और उस ब्लड से जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या करेगी, रिमूव कर देगी। ओके, क्योंकि देखिए जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो एक्सक्रीशन जैसे शुरू में हमने जैसे शुरू किया टॉपिक की डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि जब मैंने सोचा था कि जब हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करेंगे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात करेंगे, देन आई विल प्लेस दिस इंफॉर्मेशन टू यू। फाइन, तो देखिए अब मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट किसके अंदर है, ब्लड के अंदर है। क्योंकि देखिए हमने प्रीवियस सेशन में सीखा था कि जो ब्लड है, ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टर। तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेस, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, सबको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड। और सेल्स के पास जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहां डिपॉजिट हो रहा है, जो उसके बाहर क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, वहां से कहां आ रहा है, ब्लड में। तो सेल के पास जितना भी मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डिपॉजिट कर रहा है कहां, ब्लड के अंदर। और अल्टीमेटली वो सारा का सारा ब्लड कहां आएगा, किडनी के पास। किस लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। और उसमें जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो ये कंसेप्ट है अल्ट्राफिल्ट्रेशन का कि वो मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट कैसे रिमूव होता है। तो जैसे ही ब्लड यहां से एंटर करेगा, ये देखिए यहां पे भी मैंने वेसल बनाई है और यहां भी है, तो जैसे ही ये ब्लड एंटर करेगा, इस ब्लड के अंदर क्या है, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। जब ये ब्लड यहां से निकलेगा तो ब्लड के एग्जिट पॉइंट पे कैसा है, रेडियस कम है, जिससे क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा और वो प्रेशर ब्लड कहां लगाएगा, इस वेसल की वॉल पे। जैसे वो प्रेशर लगाएगा तो जो वॉल है ये कैसी है, सेमी परमिएबल नेचर की है, जिसमें क्या होगा, ब्लड इसके अंदर ही रहेगा, ब्लड बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उस ब्लड में जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि मेम्ब्रेन का नेचर है, इट अलाउ टू द लिमिटेड सोल्यूट पार्टिकल्स टू कम्स इन एंड गोज आउट। तो ये क्या करेगा, उसके लिए कैसा, सेमी परमिएबल है, तो वो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ जाएगा और अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा, ब्लड प्योर हो जाएगा और वो फिल्टर किया हुआ ब्लड यानी कि प्योर ब्लड यहां से बाहर चला जाएगा रेस्ट ऑफ द अदर बॉडी पार्ट्स। सो मींस टू से रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट टेक्स प्लेस इन किडनी, और इस किडनी में क्या हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, हमारे ब्लड से सारा का सारा मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रहा है। आई होप यू केम टू नो अबाउट द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब हम इसको लिखते हैं लिटरेचर फॉर्म में, यानी कि हम डिफाइन कैसे करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। सो देखिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनस वेस्ट। ओके, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट इन बाउमैन्स कैप्सूल। कहां पे हो रही है, बाउमैन्स कैप्सूल विद द हेल्प ऑफ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, अब प्रेशर क्यों जनरेट हो रहा है, इन वेसल्स के डायामीटर के कारण। तो ये कैसा प्रेशर होगा, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
तो हम ये कह सकते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन बाउमैन कैप्सूल विद द हेल्प ऑफ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सो जैसे ही क्या होगा कि ये जितने भी अंदर ये टफ्ट है, अब ये देखिए ये क्या है, ये तो कैप्सूल है बाउमैन कैप्सूल, अंदर ही जो टफ्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। तो हम ग्लोमेरुलस को भी मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये है हमारा ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का टफ्ट है यानी कि नेटवर्क है। नेक्स्ट इधर है बाउमैन कैप्सूल, ये क्या है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा है ये, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसमें क्या हो रहा है, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है। अफ्रंट आर्टिकल किसके लिए है, फॉर ब्लड। और ब्लड कैसा है, डीओबी। डीओबी का मतलब क्या है, हमने सर्कुलेशन में भी पढ़ा था, डीओबी का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट होगा इसके ऊपर, या हम इसे इम्प्योर ब्लड लिख देते हैं, इम्प्योर ब्लड। और एफ्रेंट आर्टियोल से क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, कैसा होगा, ब्लड विल बी प्योर, यानी कि फिल्टर हो चुका है ब्लड। जैसे ही अब ये देखिए ये टफ्ट है, तो इस टफ्ट में क्या होगा कि धीरे धीरे करके इस पूरे टफ्ट में हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होने के कारण वो फिल्ट्रेशन बाहर की तरफ आएगा यहां पे। और ये पोडोसाइट सेल्स हैं, और ये क्या है, ये पोडोसाइट सेल्स हैं जो क्या करेंगे, फिल्ट्रेट को बाहर निकाल रही हैं। तो अल्टीमेटली ब्लड से जब मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आएगा, तो जब वो वेस्ट बाहर आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो यानी कि यहां पे ब्लड से जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट बाहर हुआ, प्योर ब्लड बाहर चला गया, उस वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इन द एंटायर वन डे, पूरे एक दिन में हमारी किडनी जो है 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाती है। मींस कि जो हमारी बॉडी का ब्लड है वो बार बार इंप्योर होने के बाद किडनी में जाता है और फिल्टर होता है, जिससे क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो 180 लीटर निकल रहा है। लेकिन उस 180 लीटर को हम यूरिन नहीं कह सकते हैं, फाइन। तो उससे यूरिन का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, नियर अबाउट 1.5 लीटर टू 1.8 लीटर। तो मीन्स टू से, एंड दिस इज सरप्राइजिंग, कि अगर 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है और उससे यूरिन कितना बन रहा है, 1.5 लीटर या 1.8 लीटर। सो बाकी कहां गया, बाकी क्या हो गया, रीअब्सॉर्ब हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 इवेंट पार्टिसिपेट हैं, जो 3 इवेंट होंगे इसमें, पहला क्या था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तो ये हमने बात की अल्ट्राफिल्ट्रेशन की। अब उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो मैंने अभी आपको फैक्ट्स बताए 180 लीटर और 1.5 लीटर 1.8 लीटर वाले, वो सारा क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। नाउ वी विल बी लर्न दैट हाउ द रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ओके, so now the next event is selective reabsorption। अब सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, हमने देखा कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन में यहां पे ब्लड फिल्टर हो रहा है और जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ रहा है वो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फाइन। अब रीअब्सॉर्प्शन कहां पे होगा, पीसीटी, इतने पार्ट में ये पूरा पीसीटी है और ये पूरा लूप ऑफ हेनले है और यहां से आगे ये पूरा डीसीटी है, फाइन। तो 3 जगह पे वो क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो रीअब्सॉर्प्शन को देखिए हम कैसे समझ सकते हैं, रीअब्सॉर्ब द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर filtrate by PCT means proximal convoluted tubule, LH loop of Henle and DCT to maintain the pH, electrolytes
next is osmotic pressure, and homeostasis of ब्लड। फाइन। तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? रीअब्सॉर्ब द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाय पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एलएच लूप ऑफ हेनरी, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल टू मेंटेन द पीएच, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड। ओके, एक दिन में इन अ वन डे एक दिन में कितना जीएफ मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। जीएफ का मतलब क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कितना बनता है? 180 लीटर। फाइन। कितना बनेगा? 180 लीटर। अब 180 लीटर बनना है तो बहुत सारा यूरिन बनना चाहिए, लेकिन यूरिन कितना बनता है? यूरिन आउटपुट कितना है पर डे के हिसाब से? यूरिन आउटपुट जो है वो 1.5 से 1.8 लीटर पर डे। फाइन। तो सवाल ये आता है, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर भी मान लेते हैं तो ये जो फिल्ट्रेट है 178 लीटर फिल्ट्रेट बनना चाहिए, तो वो 178 लीटर फिल्ट्रेट कहां गया? सवाल ये आता है। तो यानी कि वो क्या हो गया? यहां पे इन ये जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनमें क्या हो गया? रीअब्सॉर्ब हो गया। अब सवाल ये आता है कि किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे क्या रीअब्सॉर्ब होगा। तो देखिए पीसीटी में मैं यहां रेड से मार्क कर रहा हूं क्या क्या रीअब्सॉर्ब होगा। तो देखिए सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अमीनो एसिड एंड विटामिन सी। फाइन। अगर मान लीजिए जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसमें ब्लड शुगर एक्सेस हो जाती है या एक्सेस शुगर किसी भी रीजन से आ रही है, तो ग्लूकोज भी यहां पे क्या हो जाएगा? रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ग्लूकोज भी हम लिख सकते हैं, ग्लूकोज। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या? ये लूप ऑफ हेनरी का पूरा स्ट्रक्चर था। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या रीअब्सॉर्ब होगा? H2O। तो ये जो एरोस मैं आपको दिखा रहा हूं ये बाहर आ रहे हैं अपने सराउंडिंग मीडियम में रीअब्सॉर्ब होने के लिए। इस एरो का मतलब है कि बाहर निकल रहे हैं यानी कि रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। तो यहां पे क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है? H2O। और यहां पे क्या होगा? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। फाइन। अब आता है नेक्स्ट हमारा डीसीटी। डीसीटी में क्या रीअब्सॉर्ब होगा? H2O के मॉलिक्यूल रीअब्सॉर्ब होंगे, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये देखिए इन एरोस की मदद से आप समझ सकते हैं कि यहां पे क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अब जब ये इस तरह से होगा, हाईली रीअब्सॉर्प्शन होता है, बहुत हाई रेट पे रीअब्सॉर्प्शन होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब वो बार बार रीअब्सॉर्ब होता है तो ये क्वांटिटी कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली जो आउटपुट निकलता है वो यूरिन का ये निकलता है। So now we will be discuss about the tubular secretion. Where the tubular secretion takes place? It takes place in collecting duct. Okay. So now it's done for tubular secretion. अब रीअब्सॉर्प्शन को मैं इरेज कर देता हूं। देखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन। अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की भी बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट में भी थोड़ा सा रीअब्सॉर्प्शन होगा। किसका? जैसे यूरिया का, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, और थोड़ा सा पानी भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। नाउ इट्स अ टर्म फॉर ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन कहां पे होगा? डीसीटी में। तो हम क्या कह सकते हैं? ग्लैंडुलर सेल ऑफ नेफ्रॉन। ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ नेफ्रॉन्स, स्पेशली डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सिक्रीट
हिप्यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिन, पोटेशियम आयन एंड लिटिल अ बिट सोडियम आयन। तो यानी कि डीसीटी के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, ग्लैंडुलर सेल्स, जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं उनके यूनिवर्सल नेचर है फॉर एक्सक्रीशन, वो क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे नेफ्रॉन स्पेशली डीसीटी सीक्रेट हिप्यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रेटिनिन। सो ये हमारा एक लास्ट इवेंट था जिसके बारे में हमने बात की, ये था ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है जिसमें हम बात करेंगे आर्टिफिशियल किडनी की। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी उसके बारे में बताऊंगा, आर्टिफिशियल किडनी। फाइन, सो नाउ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन एंड क्लास 10th एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट इट इज लिटिल अ बिट एडिशनल एंड इंफॉर्मेटिव, so I think so I must tell you. So color of the urine is yellow, okay, sometimes it's light yellow, pale yellow, dark yellow. It just because the presence of pigment is known as urochrome. So color of the urine is determined by urochrome pigment. Tonicity, it is a hypertonic, means little a bit heavier than water. अगर pH की बात करें तो ये कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, यानी कि नियर अबाउट 6 और बिलो देन 6, एंड द फॉल स्मेल ऑफ यूरिन और odor इज बिकॉज ऑफ यूरिनोड सब्सटेंस। सो हमारी यूरिन में क्या है, यूरिनोड सब्सटेंस है जिसके कारण यूरिन में क्या होता है, स्मेल होता है। इसके बाद आता है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। Okay, so what do you mean by hemodialysis? Hemodialysis एक टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी की, आर्टिफिशियल किडनी। सो हीमोडायलिसिस का मतलब है आर्टिफिशियल किडनी। सो देयर आर सम ऑफ द पेशेंट, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं एंड ड्यू टू द एनी कॉज, किसी भी कॉज के कारण when their kidneys are damaged or not properly functioning, और किडनी का फंक्शन है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, अगर वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही हैं तो इस केस में क्या होता है, पेशेंट की डायलिसिस होती है। ओके, और डायलिसिस में क्या होगा कि दे यूज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस यूज किया जाता है जो कैसा होता है, दैट परफॉर्म लाइक अ किडनी एंड दैट डिवाइस हेल्प इन द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट and maintain the water level, osmotic pressure and hemostasis of the body, जिसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ओके फाइन, और इसे हम एक और नाम भी दे सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। इन सम केसेस जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। फाइन, एंड किडनी कैन बी डोनेटेड बाय द ट्विंस, अगर कोई ट्विंस एक दूसरे को किडनी डोनेट करते हैं तो वो कैसा होता है, 100% सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन होता है, एंड मे बी द सिबलिंग्स और द नियर बाई रिलेटिव्स। फाइन, नेक्स्ट इसी में हम कंटिन्यू करते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें प्लांट्स में तो देयर इज नो किडनी, प्लांट्स में कोई किडनी नहीं है। ओके, तो प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो देखिए प्लांट्स में क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपायरेशन की, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस, ट्रांसपायरेशन में क्या होगा, the loss of water from the aerial part of the plant in the form of water vapor with the help of stomata is known as transpiration. Okay, और हमने वहां पे गटेशन की बात भी की थी। तो ट्रांसपायरेशन से क्या होगा, एक्सेस वाटर का लॉस हो जाएगा एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे एट द टाइम ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स इनहेल CO2 एंड रिलीज O2. सो O2 इज अ वेस्टफुल गैस और यूजलेस गैस फॉर द प्लांट। तो प्लांट्स को रिलीज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। फाइन, और
और भी कुछ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो प्लांट से निकलते हैं, प्लांट के सरफेस से निकल सकते हैं। तो जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं तो वो क्या है, हमारे लिए यूजफुल है, उनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे गम्स हैं, रेजिन्स हैं। सो फाइन, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड द चैप्टर इज अबाउट टू एंड एंड डोंट फॉरगेट to subscribe my channel. Please like, comment and share, and very soon I will be back with a new video of the new chapter. Thank you.